हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन इन दिस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ इंजीनियर्स क्लासेस फॉर यू। मैं विकास कुमार। आज आप लोग को जो है वो जैसा कि बोर्ड पे ऑलरेडी लिखा दिख रहा है आपको डायग्राम, तो बहुत लोग समझ गए होंगे। ये जो डायग्राम है ना, ये बॉयलर का डायग्राम है जो थर्मल पावर प्लांट में यूज किया जाता है। क्योंकि थर्मल पावर प्लांट में इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए जो है वो चार मेन पार्ट्स होते हैं। जैसे कि एक हो गया बॉयलर आपका हो गया, एक आपका टरबाइन हो गया, एक आपका कंडेंसर हो गया, एक आपका पंप हो गया। ये चार मेन पार्ट्स होता है और चारों पार्ट्स पे क्योंकि थर्मल पावर प्लांट जो है ना रैंकिन साइकिल पे बेस्ड होता है और रैंकिन साइकिल ड्रॉ किया जाता है ना, ये चार पार्ट्स का जो भी चारों पार्ट्स में जो प्रोसेस होता है उसके अकॉर्डिंग रैंकिन साइकिल ड्रॉ किया जाता है। हम ऑलरेडी जो है इसका लेक्चर अपलोड किए हुए हैं, तो आप वहाँ से जाकर के लेक्चर देख सकते हैं प्लेलिस्ट में, थर्मल इंजीनियरिंग का प्लेलिस्ट में। तो ये एक बॉयलर है और बॉयलर का काम क्या है बेसिकली, प्रीवियस लेक्चर में भी आपको ऑलरेडी बताएं। बॉयलर का काम है जनरेट करना, स्टीम जनरेट करना, ठीक है। कुछ बॉयलर हाई प्रेशर पे स्टीम जनरेट करता है, कुछ बॉयलर लो प्रेशर पे स्टीम जनरेट करता है। जो बॉयलर हाई प्रेशर पे स्टीम जनरेट करता है उसको हाई प्रेशर बॉयलर बोला जाता है। जो लो प्रेशर पे जनरेट करेगा उसको लो प्रेशर बॉयलर भी बोला जाता है। तो और बॉयलर का टाइप्स में फायर ट्यूब बॉयलर, वाटर ट्यूब बॉयलर प्रीवियस लेक्चर में ही आप लोग को ऑलरेडी बताया है। चलिए ये कौन सा बॉयलर है उसका नाम लिखते हैं। ये बॉयलर का जो नाम है ना, ये है विलकॉक्स बैबकॉक बॉयलर, विलकॉक्स बैबकॉक बॉयलर, ठीक है। इसका नाम क्या है? विलकॉक्स बैबकॉक बॉयलर। और ये डिस्कवर्ड जो किया गया है ना, यदि इसका बात करें कि कौन डिस्कवर्ड किए हैं, तो डिस्कवर्ड बाय जॉर्ज है ना, डिस्कवर्ड बाय जॉर्ज बैबकॉक एंड स्टीफन विलकॉक्स, जॉर्ज बैबकॉक एंड स्टीफन विलकॉक्स। देखिए ये जॉर्ज बैबकॉक है ना एंड स्टीफन विलकॉक, जॉर्ज हरमन, इसका और भी पूरा नाम जो है ना इनका ये ऐसा है, जॉर्ज हरमन बैबकॉक एंड स्टीफन विलकॉक्स इन 1967। एक्चुअली में 1967 में ये बॉयलर का डिस्कवरी किया गया है। ये दो मिलकर के किए थे अपने नाम पे ही बॉयलर का नाम, क्योंकि जनरली ज़्यादातर डिवाइसेस का नाम आप देखते होंगे अपने नाम पे ही रखते हैं लोग। तो जॉर्ज हरमन बैबकॉक एंड स्टीफन विलकॉक्स उसी के नाम पे है, विलकॉक्स एंड बैबकॉक बॉयलर। चीज़ों को समझिएगा, विलकॉक्स एंड बैबकॉक बॉयलर। तो देखिए उसी का ये कंस्ट्रक्शन है, उसी का डायग्राम आपको दिख रहा है। ये डायग्राम में पार्ट्स को समझेंगे, उससे पहले इस बॉयलर के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स समझ लेते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट। कुछ पॉइंट समझते हैं, जैसे कि देखिए ये बॉयलर जो है ना, इट इज ए हॉरिजॉन्टल, कैसा? तो हॉरिजॉन्टल ड्रम एक्सिस बॉयलर। इट इज ए हॉरिजॉन्टल ड्रम एक्सिस बॉयलर। ये हॉरिजॉन्टल, इसका जो बॉयलर का ड्रम एक्सिस होता है ना, वो हॉरिजॉन्टल ड्रम एक्सिस बॉयलर है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। और क्या है? एक्सटर्नली फायर्ड फर्नेस, सभी बॉयलर का अलग अलग कहानी है। फायर्ड फर्नेस, इसमें जो फर्नेस होता है ना वो एक्सटर्नली होता है समवेयर, एक्सटर्नली फायर्ड फर्नेस। और भी कॉमन करके लिख सकते हैं, सॉलिड फ्यूल यूज्ड। और भी बातें इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, नेचुरल सर्कुलेशन। तो ये कैसा है? सॉलिड फ्यूल यूज्ड ऑलरेडी लिख रखे हैं, नेचुरल सर्कुलेशन। और भी इसमें बातें करें ना इस विलकॉक्स बैबकॉक बॉयलर के बारे में थोड़ा, तो ये बॉयलर नेचुरल सर्कुलेशन, तो आपको बता दिए कि नेचुरल सर्कुलेशन बॉयलर है ना। देखिए हाँ, नेचुरल सर्कुलेशन बॉयलर है। ये सबसे बड़ा मेन चीज़ है, ये वाटर ट्यूब बॉयलर है। इस बात को एकदम नहीं भूलना है। कैसा बॉयलर है? वाटर ट्यूब बॉयलर है, ठीक है। एकदम इसको आप अंडरलाइन करके रखें, वाटर ट्यूब बॉयलर को। क्योंकि वाटर ट्यूब बॉयलर में यदि एग्जांपल का बात करें तो वाटर ट्यूब का मतलब क्या होता है? ट्यूब के इनसाइड में वाटर होगा, ट्यूब के इनसाइड में क्या होगा? वाटर होगा, और ट्यूब के बाहर फ्लू गैसेस सर्कुलेट करेगा। इस बॉयलर में वही होगा। इससे पहले कोचरन बॉयलर हम आपको ऑलरेडी लेक्चर अपलोडेड है, तो कोचरन बॉयलर में क्या देखें को फायर ट्यूब बॉयलर था।
उसमें फ्लू गैसेज जो कोयला बर्न होने के बाद होता था वो ट्यूब के अंदर फील होता था, ट्यूब के अंदर फ्लो करता था, नेचुरली फ्लो करता था, वो भी बॉयलर में। इस बॉयलर में भी वाटर फ्लो करेगा, नेचुरली फ्लो करेगा, ट्यूब्स के अंदर फ्लो करेगा, याद रहे, ठीक है। वाटर ट्यूब बॉयलर है। मल्टी ट्यूबुलर है, चीज़ों को समझिएगा, मतलब इसमें एक ट्यूब नहीं होता है, बहुत सारा ट्यूब होता है, यानी कि मल्टी ट्यूबुलर बॉयलर है, मल्टी ट्यूबुलर है ना। याद रखेंगे कि ये मल्टी ट्यूबुलर है। हॉरिजॉन्टल तो आप समझिएगा थोड़ा स्पेस वगैरह ये क्या लेता है, थोड़ा ज़्यादा लेता है, ये मल्टी ट्यूबुलर बॉयलर है। खैर चलिए, और भी बातें कुछ होगा तो यहाँ पे लिखेंगे, ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। थोड़ा अब बॉयलर की तरफ देखते हैं और इसका पार्ट्स वगैरह डिस्कस करते हैं, आखिर कौन कौन सा पार्ट्स है। सबसे पहले आप खुद ही देख सकते हैं क्लियरली कि ये जो साइड से दिख रहा है ना, ये कुछ और नहीं है, ये क्या है, चिमनी है। ये क्या है, चिमनी है, ठीक है, चिमनी है ये आपका। इससे क्या होगा, फ्लू गैसेस आउट होगा, जो भी स्मोक वगैरह है ना, ये आउट होगा। कहाँ पे आउट होगा, तो आउट टू द एटमोसफियर, टू द एटमोसफियर, टू द एटीएम, है ना, ड्यू टू डेंसिटी डिफरेंस की वजह से ये बाहर चला जाता है। खैर अब ये तो हो गया। अब और भी पार्ट्स के बारे में बात करते हैं। देखिए ये जो दिख रहा है ना सबसे ऊपर में, ये हॉरिजॉन्टल आपको दिख ही रहा है। ये सारे जो दिख रहे हैं ना, ये सब क्या है, ट्यूब्स हैं। ये सब क्या है आपका, ट्यूब्स हैं। और कैसे ट्यूब्स हैं, वाटर ट्यूब्स हैं। वाटर ट्यूब्स का मतलब क्या हो गया कि इसमें वाटर का फ्लो होगा। चलिए समझना स्टार्ट करते। देखिए ये जो नीचे जो ड्रम आपको दिख रहा है ना, हॉरिजॉन्टल ड्रम जो दिख रहा है, ये ड्रम में जो होगा वो आपका क्या होगा, नीचे वाटर होगा, ये अलग से सेपरेट किया हुआ रहता है। और ऊपर में जो स्टोर होता है ना जाकर के, वो क्या स्टोर होता है, स्टीम आपका स्टोर होता है, ठीक है। तो सबसे पहले वाटर जो आता है ना, कुछ नाम देखिए, ये आपको इनक्लाइंड, इसमें याद रखिएगा एक चीज़, इनक्लाइंड रखा जाता है। ट्यूब्स कैसे रहते हैं, इनक्लाइंड ट्यूब्स आर यूज्ड, इनक्लाइंड ट्यूब्स आर यूज्ड। इनक्लाइंड ट्यूब्स हम लोग यूज करते हैं, जैसा कि आपको दिख रहा है ऑलरेडी इनक्लाइंड। अब इधर से आपका वाटर का फ्लो होता है, ये वाटर का फ्लो इधर से होता है। इसको बोलते हैं डॉन टेक हेडर। इसको क्या बोलते हैं, DTH। DTH का मतलब होता है डॉन टेक, TAKE हेडर, डॉन टेक हेडर, DTH का मतलब। और ये ऊपर में दिख रहा है इसलिए इसका नाम होता है UTH, मतलब अप टेक हेडर। UTH का मतलब अप टेक हेडर, नाम भी आसानी साथ हो जाएगा। ये नीचे जो दिख रहा है ना, इस तरीके से आपको एक जो दिख रहा है, ये MC है। MC का मतलब होता है मड कलेक्टर। MC का मतलब, MC स्टैंड्स फॉर मड कलेक्टर। DTH स्टैंड्स फॉर, DTH का मतलब क्या हुआ, DTH का मतलब डॉन टेक हेडर, डॉन टेक हेडर, ठीक है। UTH का मतलब क्या हुआ, UTH का मतलब अप टेक हेडर। अभी तक आपको इतना चीज़ें समझ में आया। और भी पार्ट से इसमें डिस्कस करते हैं, समझते हैं चीज़ों को क्या हो रहा है। ये जो दिख रहा है ना यहाँ पे, ये बैफल्स प्लेट लगे होते हैं। ये क्या लगे होते हैं, बैफल्स प्लेट। क्या काम है ये बताएंगे आपको। बैफल्स प्लेट, ट्यूब्स वगैरह आपको दिख ही गया है। ये आपका है यहाँ पे फायर डोर है मेरे प्यारे स्टूडेंट। क्या है यहाँ पे, फायर डोर है, फायर डोर। फायर डोर से क्या होगा, इग्नाइट करने का काम उधर ही से किया जाएगा, है ना, जो भी। और ये जो दिख रहा है ना, ये आपका ग्रेट है। ग्रेट का मतलब क्या होता है, ग्रेट आपका एक सरफेस होता है जिसके ऊपर कोयला को बर्न किया जाता है। तो यहाँ पे कोयला होगा और कोल को एक्सटर्नली बर्न किया जाता है, मतलब ये कहीं है बाहर में, ऐसा समझिए। यहाँ पे क्या है, कोल है आपका ये, और कोल का बर्निंग होगा। कोल का बर्निंग के बाद जो होगा ना, वो फ्लू गैसेस का फ्लो होना स्टार्ट होगा, है ना, फ्लू गैसेस का फ्लो होगा इस तरीके से। अब फ्लू गैसेस का फ्लो होगा। देखिए वाटर, और भी कुछ पार्ट्स के बारे में डिस्कस एक बार कर ही लेते हैं। इधर कहीं पे एक ऐसी दिखा दीजिए कि यहाँ पे एक मैनहोल होता है। मैनहोल का काम है, मैनहोल का काम है कि कुछ डिफेक्टिव वगैरह कुछ प्रॉब्लम से क्रिएट हुआ किसके, बॉयलर के अंदर, तो मैनहोल के थ्रू, अब ऐसा नहीं मैनहोल से टैंक में चला जाएगा, ये पीछे है क्योंकि 2 डायमेंशनल डायग्राम है, पीछे से यहीं पे दिखा रहे हैं सिर्फ, ठीक है। मैनहोल के थ्रू इसके अंदर जा करके उसको जो भी चीज़ें हैं, ट्यूब रिप्लेस करना और भी कुछ है तो उसको किया जाता है मैनहोल के थ्रू अंदर जा करके। अब देखिए इधर से वाटर आया आपका, यहाँ से समझिए वाटर आया, अब इस ट्यूब के अंदर में जाएगा क्योंकि ये कैसा बॉयलर है, तो आप क्लियरली देख पा रहे हैं वाटर ट्यूब बॉयलर है। इस ट्यूब के अंदर में जो है वो ट्यूब से के अंदर से वाटर फ्लो करना स्टार्ट करेगा। देखिए इस तरीके से ट्यूब के अंदर से वाटर फ्लो करना स्टार्ट करेगा, है ना। और ट्यूब के अंदर में जब वाटर फ्लो करेगा तो देखिए क्या होगा, सॉरी यहाँ पे नहीं, यहाँ पे होगा इसका। ट्यूब के अंदर में जब वाटर फ्लो करना स्टार्ट करेगा
तो इस कंडीशन में एक फ्लू गैसेस, देखिए ये फ्लू गैसेस इधर से हो रहा है ना, आ रहा है ना, तो फ्लू गैसेस जो है ना स्टार्ट्स टू सर्कुलेट, फ्लू गैसेस सर्कुलेट करने लगेगा किसके अराउंड, क्योंकि वाटर ट्यूब बॉयलर है, इस ट्यूब के अराउंड सर्कुलेट करने लगेगा, इधर से इधर कुछ बाहर निकलेगा इस तरीके से होकर के कांटेक्ट, किसको कांटेक्ट करने के बाद इतना पोर्शन का कांटेक्ट, फिर इधर से बैफल्स प्लेट लगा हुआ है, तो बैफल्स प्लेट का काम है ना ये सिर्फ सेपरेट करता है चैम्बर को। सोचिए एक बड़ा सा एक मान लीजिए कमरा में इस तरह का ट्यूब लगा हुआ है और एक साइड से फ्लो करवा देंगे फ्लू गैसेस का, तो ट्यूब के हर एक पोर्शन पे, हर एक सरफेस से फ्लू गैसेस पास होना जरूरी होगा, बेहतर आपका इफेक्टिवली हीट एक्सचेंज हो पाएगा, यानी वाटर गेट्स कन्वर्टेड इनटू स्टीम बहुत इफेक्टिवली हो पाएगा। तो हर एक से होने के लिए क्या करना पड़ेगा, हर एक ट्यूब से सर्कुलेट करवाना पड़ेगा फ्लो गैस, एक साइड से फ्लो हो रहा है तो उधर ही से होकर के बाहर निकल जाएगा वो, इसलिए बैफल्स प्लेट लगा दिया जाता है, मतलब अलग अलग ना चैम्बर में डिवाइड कर जाता है ट्यूब्स को। यहाँ तो ऐसे ही दिखाया गया, बहुत सारे बैफल्स प्लेट बीच बीच में लगा दिया जाता है ताकि फ्लो जो हो वो हर एक चैम्बर से होकर के हो। जैसे इधर से आया, यहाँ पे बैफल्स प्लेट था तो इधर नहीं जा पाया डायरेक्टली नहीं, ये इधर गया तब जाकर के इधर का फ्लो किया, और फिर इधर से फ्लो होने के बाद फर्दर ये देखिए इधर से ये पूरा फ्लो होने के बाद फर्दर इधर से फ्लो होगा और फाइनली किधर से हो जाएगा, चिमनी से होकर के बाहर निकल जाएगा। तो बैफल्स प्लेट प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल ड्यूरिंग द हीट एक्सचेंजिंग प्रोसेस फ्रॉम फ्लू गैसेस टू वाटर, दैट्स व्हाई वाटर गेट्स कन्वर्टेड इनटू द स्टीम, है ना। तो इफेक्टिवली आप करना चाहते हैं हीट एक्सचेंज, तो उसके लिए बैफल्स प्लेट का रिक्वायरमेंट होगा मेरे प्यारे स्टूडेंट। तो खैर यहाँ पे चीज़ें को आप समझ पा रहे हैं, बैफल्स प्लेट का काम। अब देखिए क्या हुआ, वाटर कन्वर्ट हो गया, है ना, वाटर कन्वर्ट हो जाएगा क्योंकि हीट एक्सचेंज हुआ, तो वाटर गेट्स कन्वर्टेड इनटू किस में, स्टीम में। और देखिए स्टीम इसीलिए ऊपर में डेंसिटी कम होगा, यहाँ से बाहर निकलेगा और इस पर क्या हो जाता है, स्टोर हो जाता है, स्टीम होला में स्टोर हो जाता है, बहुत ही सिंपली है। अब देखिए इसमें मैन होल तो आप समझ गए उसका कहानी, और भी इसमें होता है जैसे कि आपका यहाँ से एक प्रेशर गेज लगा हुआ होता है ना, एक प्रेशर गेज भी लगा हुआ होता है, जो कि प्रेशर गेज पीजी का मतलब क्या हुआ, प्रेशर गेज, याद रखिएगा पीजी स्टैंड्स फॉर प्रेशर गेज, पीजी स्टैंड्स फॉर प्रेशर गेज। और प्रेशर गेज में एक याद रखिएगा नाम, जिसका नाम है बॉर्डन प्रेशर गेज। बॉर्डन प्रेशर गेज जो है GAUG, है ना, बॉर्डन प्रेशर गेज ये नाम है, तो बॉर्डन प्रेशर गेज यूज किया जाता है क्योंकि बहुत तरह का प्रेशर गेज भी होता है। प्रेशर गेज मतलब प्रेशर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, तो प्रेशर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट एज एन प्रेशर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट द बॉर्डन प्रेशर गेज इज यूज्ड इन केस ऑफ बॉयलर, है ना। बॉयलर के केस में स्टीम का प्रेशर मेजर करने बॉर्डन प्रेशर गेज यूज किया जाता है, एकदम याद रखेंगे बॉर्डन प्रेशर गेज, ठीक है। तो यहाँ पे एक प्रेशर गेज लगा हुआ है, और भी देखिए और भी चीज़ें होगा। ऑब्वियस है कि वाटर है तो वाटर के लिए वाटर लेवल इंडिकेटर भी लगा हुआ होगा, तो इसमें ना एक आपका WLI भी लगा रहता है, WLI का मतलब वाटर लेवल इंडिकेटर। और भी होता है इसमें आपका सेफ्टी वॉल्व वगैरह भी लगा रहता है ना, सेफ्टी वॉल्व भी रहता है। और भी चीज़ें होता है, स्टीम स्टॉप वॉल्व STV भी होता है, STV का मतलब स्टीम स्टॉप वॉल्व, SV का मतलब सेफ्टी वॉल्व। सेफ्टी वॉल्व, व्हाई सेफ्टी वॉल्व इज यूज्ड इन केस ऑफ बॉयलर, सेफ्टी वॉल्व प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल। ये कब आपका यूज होता है, जब आपका कुछ एक्सीडेंट होगा, जैसे कि थोड़ा समझने के लिए आपके घर में कुकर होगा, तो कुकर के हैंडल के नीचे देखिएगा ना एक वॉल्व होता है, वो वॉल्व का काम है, सपोज कीजिए कि आपका कुकर में प्रेशर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ गया बियॉन्ड लिमिटिंग कंडीशन, तो फट सकता है, बरस्ट कर सकता है। तो बरस्टिंग को प्रिवेंट करने के लिए एक वॉल्व लगाया जाता है जिसका मटेरियल जो होता है, जो फैसल का मटेरियल होता है उससे कम टेम्परेचर में मेल्ट होने वाला मटेरियल होता है, तो वो रैपिडली मेल्ट कर जाता है, मेल्ट करने से प्रेशर रिलीज हो जाता है उधर से। वैसे ही बॉयलर में भी होता है, यदि स्टीम का प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, है ना, तो उस कंडीशन में सेफ्टी वॉल्व ना फ्यूज कर जाता है, और फ्यूज करेगा, रिलीज हो जाएगा, थोड़ा बहुत प्रेशर रिलीज हो जाएगा तो सेफ हो जाएगा आपका बॉयलर, फटने का चांसेस कम हो जाएगा यहाँ पे। खैर आप चीज़ों को समझ रहे हैं। स्टीम स्टॉप वॉल्व क्या है, ये रेगुलेटिंग वॉल्व है। स्टीम स्टॉप वॉल्व ये रेगुलेट करेगा, मान लीजिए यहाँ से के बाद कहाँ जाएगा फ्लो, आप जानते हैं कि बॉयलर के बाद टरबाइन में फ्लो जाता है, हाई प्रेशर पे टरबाइन के ऊपर टकराता है। अच्छा हाँ, एक बात और भी याद आया, चीज़ों को समझिएगा, ये कैसा बॉयलर है तो याद रखेंगे आप, एक हाई प्रेशर बॉयलर है, एकदम ये बात जरूर याद रखिएगा। ये कैसा बॉयलर है तो हाई प्रेशर बॉयलर है मेरे प्यारे स्टूडेंट, सॉरी हाई प्रेशर बॉयलर है ये। वाटर ट्यूब बॉयलर जितना भी होता है ना जनरली हाई प्रेशर ही होता है, तो ये हाई प्रेशर बॉयलर है।
और भी देखिए डीटीएच तो आप समझिए, डीटीएच से वाटर आता है, यूटीएच से होकर के स्टीम आपका स्टीम स्टोरेज चैम्बर में चला जाता है। स्टीम स्टोरेज चैम्बर में वहाँ से स्टीम स्टॉप वाल्व के थ्रू रेगुलेट करके आप टरबाइन के ऊपर, हाई प्रेशर बॉयलर है 80 बार से एबव जनरेट करेगा प्रेशर, वहाँ पे टकराएंगे टरबाइन के ऊपर, तो आपका क्या होगा, टरबाइन रोटेट करेगा, फिर अल्टरनेटर के बाद फिर आपका इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन होता है। ये चीज़ें आप समझते हैं। तो अब कोल बर्न हो रहा है, फायर डोर वगैरह सब चीज़ देखिए। मड कलेक्टर का काम क्या है, तो मड कलेक्टर का काम है कुछ सेडिमेंट्स वगैरह जो होगा वाटर में, ऑब्वियस नहीं, इधर से वाटर आ रहा है तो सेडिमेंट्स होगा, इम्प्रूटीज वगैरह होगा, तो इम्प्रूटीज सेडिमेंट से कोई ये ना कलेक्ट कर लेता है। यहाँ पे एक लगा हुआ रहता है मैकेनिज्म, उस मैकेनिज्म के थ्रू ये कलेक्टेड हो जाता है, नीचे में सेटल डाउन हो जाता है, और उसके बाद इसको जो है वो यहाँ से बाहर निकाल लिया जाता है। जितना भी मड वगैरह होगा ना उसको बाहर निकाल लिया जाता है। उम्मीद है कि यहाँ पे आपको जो भी इम्पॉर्टेंट पार्ट्स था वो ऑलरेडी हम यहाँ पे लिख रखे हैं, सारी चीज़ें आपको क्लियरली चीज़ें समझ में आ रहा होगा। कुछ और भी इसी इम्पॉर्टेंट बातें करते हैं, जैसे कि इम्पॉर्टेंट बात ये है कि आखिरकार ये बॉयलर ज़्यादा एफिशिएंट होगा या फायर ट्यूब होगा, तो याद रखेंगे वाटर ट्यूब बॉयलर ज़्यादा एफिशिएंट होता है, क्योंकि इफेक्टिवली हीट एक्सचेंज होता है। सोचिए एक ट्यूब के अंदर में वाटर है, एक ट्यूब के अंदर में फिन टाइप का ट्यूब है, बहुत ही कम डायमीटर का, इसके अंदर वाटर, इसके बाहर सर्कुलेट कर रहा है फ्लो गैस, तो इस कंडीशन में ना अंदर में प्रेशर भी बहुत ज़्यादा जनरेट होगा, लेकिन और हीट भी एक्सचेंज बहुत रैपिडली होगा। लेकिन यदि ट्यूब के बाहर में वाटर है और ट्यूब के अंदर में फ्लू गैस है तो बहुत जल्दी रैपिडली हीट एक्सचेंज नहीं होगा, है ना। यानी कि स्टीम जनरेटिंग कैपेसिटी, बॉयलर का सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या होगा कि हमारा स्टीम जनरेटिंग कैपेसिटी वेरी वेरी हाई होना चाहिए, बहुत ज़्यादा होना चाहिए, वही बॉयलर ज़्यादा प्रीफरेबल होगा फॉर एनी काइंड ऑफ थर्मल पावर प्लांट, है कि नहीं। तो किसको प्रीफर करेंगे, तो उसके लिए स्टीम जनरेटिंग कैपेसिटी देखना होता है। इस बॉयलर का यही एडवांटेज है, एडवांटेज डिसएडवांटेज समझिए। इस बॉयलर का एडवांटेज है स्टीम जनरेटिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है। जैसे कि आपका कोचरन बॉयलर आपको पढ़ाए थे, कोचरन बॉयलर में स्टीम जनरेटिंग कैपेसिटी कम होता है, लो स्टीम जनरेटिंग कैपेसिटी, उसका डिसएडवांटेज यही था, लो स्टीम जनरेटिंग कैपेसिटी। लेकिन इसका स्टीम जनरेटिंग कैपेसिटी हाई होता है। पहला एडवांटेज कैसे करता है, एक घंटे में 2000 से 2000 टू 40,000 किलोग्राम पर केजी, एक घंटा में इतना स्टीम जनरेट कर सकते हैं। 2000 से 40,000 किलोग्राम पर आवर स्टीम जनरेटिंग कैपेसिटी, देखिए कितना ज़्यादा मेरे प्यारे स्टूडेंट। तो खैर एक एडवांटेज। दूसरा एडवांटेज क्या है, ये थोड़ा ना इसका मेंटेनेंस कॉस्ट वगैरह कम होता है एज कम्पेयर टू कोचरन वगैरह, इसका मेंटेनेंस कॉस्ट वगैरह कम होता है, ये एक सेकेंड एडवांटेज हो गया इसका। और क्या है, ये बॉयलर जो है ये आप कह सकते हैं कि ये बॉयलर इंस्टॉल्ड करना आपको थोड़ा आसान होगा, इजी टू इंस्टॉल, है ना दिस बॉयलर। तो ये भी एक एडवांटेज हो गया आपका। इंस्पेक्शन वगैरह तो समझिएगा, ये एक एडवांटेज है। सबसे बड़ा एडवांटेज है स्टीम जनरेटिंग कैपेसिटी, इसको यूज करना जो है ना वो भी आसान है। डिसएडवांटेज जरा समझिए, इसका डिसएडवांटेज भी इंपॉर्टेंट है, 2-3 पॉइंट समझिए। डिसएडवांटेज जो पहला है, ये बिल्कुल भी इम्प्योर वाटर, सेडिमेंट्स वाला वाटर, जो वाटर सेडिमेंट वगैरह कंटेन करता है वो वाटर को अलाउ नहीं करता है, वो वाटर अलाउ नहीं करता है, क्योंकि ट्यूब के अंदर में वैसे वाटर को आप ले जाएंगे, ट्यूब के अंदर चॉकिंग का प्रॉब्लम आएगा। वन ऑफ द वेरी सीवियर प्रॉब्लम फॉर एनी काइंड ऑफ बॉयलर, बहुत ही सीवियर प्रॉब्लम, वन ऑफ द वेरी सीवियर प्रॉब्लम फॉर एनी काइंड ऑफ वाटर ट्यूब बॉयलर, क्योंकि ट्यूब के अंदर वाटर जाएगा। यदि आप सेडिमेंट्स वगैरह होगा तो अंदर में धीरे धीरे आपका जाम होने लगेगा, मतलब चॉकिंग का प्रॉब्लम आने लगेगा, ये इम्प्योरिटी वगैरह होगा, अंदर में जाकर सेटल डाउन हो जाएगा ट्यूब में। तो ये याद रखेंगे डिसएडवांटेज है कि ये इम्प्योर वाटर या फिर सेडिमेंट वाला वाटर को अलाउ नहीं करता है, एक डिसएडवांटेज हो। और डिसएडवांटेज क्या है, तो इसमें ना फीड, चलिए यहाँ पे ना पंप नहीं दिखा है, ऑब्वियस है कि इधर एक ना फीड वाटर पंप भी लगा होगा, फीड वाटर पंप होगा, ठीक है। ऑब्वियस है फीड करना होगा पानी को, फीड वाटर पंप भी होगा। तो इसमें क्या है ना, कंटिन्यूअस फीड चाहिए वाटर का, ये इसका डिसएडवांटेज है। मतलब कोई बहुत बड़ा स्टोरेज वगैरह इसमें नहीं होता है, मतलब एक्चुअली में नहीं होता है, ये आता रहेगा वाटर और एकदम इसी के अंदर चला जाएगा, स्टीम ऊपर जाएगा सीधे और सीधे बाहर ही निकल जाएगा, इस तरीके से होता है एक्चुअली में। ये इस बॉयलर का ये है। तो कंटिन्यू चाहिए, ये डिसएडवांटेज, कंटिन्यू सप्लाई चाहिए, किसका सप्लाई, तो आपका वाटर का, ये एक डिसएडवांटेज है। और एक डिसएडवांटेज तो आप समझ गए, सेडिमेंट्स वाला उस तरीके का वाटर को थोड़ा सा इसका मेंटेनेंस कॉस्ट भी ना, ये भी डिसएडवांटेज है, मेंटेनेंस कॉस्ट वगैरह थोड़ा ज़्यादा है, मेंटेनेंस कॉस्ट थोड़ा, इसको मेंटेन करना थोड़ा कॉस्टली होता है एज कम्पेयर टू अनदर टाइप ऑफ बॉयलर। तो खैर उम्मीद है कि कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वगैरह आपसे डिस्कस जो कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो यहाँ पे आपको बता रहे हैं,
तो ये आप सीख चुके हैं और ये बॉयलर का कंस्ट्रक्शन आप बेहतर तरीके से आप वर्किंग खुद से लिख सकते हैं, कैसे कैसे चीज़ें हो रहा है जो आपको हम ऑलरेडी बताए, है ना, जिस तरीके से बताया। मिलते हैं कोई नेक्स्ट लेक्चर में। आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा ज़रूर आप लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल पे नए होंगे सब्सक्राइब करना एकदम बिल्कुल भी भूलें नहीं, और बेल आइकन को आप प्रेस करके रखें, क्योंकि जैसे वीडियो अपलोड करेंगे आपके तक सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुँचेगा मेरे प्यारे स्टूडेंट। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।